गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करें चीन जापान के तनाव के बारे में। एशिया में एक और युद्ध का खतरा बढ़ने लगा है। ये युद्ध भारत और पाकिस्तान नहीं बल्कि दो अन्य महाशक्तियों चीन और जापान के बीच हो सकती है। दोनों देशों में जुबानी जंग अभी चरम पर है। इस बीच चीन ने अपने युद्धपोतों को विवादित द्वीप के पास से गुजारा है। इस दौरान चीनी युद्धपोत किसी जंग की फॉर्मेशन में उस द्वीप के पास से गुजरे जिस पर जापानी नौसेना ने पैनी निगाह बनाए रखी है। चीन तटरक्षक बल ने एक बयान में कहा है कि रविवार को एक चीनी तटरक्षक बल का जहाज समूह अधिकार प्रवर्तन गश्त पर सेनकाकू द्वीप समूह के जलछेद से होकर गुजरा। ये घटना ऐसे समय हुई है जब बीजिंग अपने प्रधानमंत्री की ताइवान संबंधी टिप्पणी को लेकर जापान के साथ तनाव बढ़ा रहा है। 7 नवंबर को जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची द्वारा संसद में दिए गए बयान के बाद से चीन और जापान के बीच कूटनीतिक विवाद और बढ़ गया है कि लोकतांत्रिक रूप से शासित ताइवान पर चीन के किसी भी काल्पनिक हमले से टोक्यो की ओर से सैन्य प्रतिक्रिया हो सकती है। इस टिप्पणी पर बीजिंग की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें संकेत दिया है कि वह ताकाइची से किसी न किसी रूप में अपनी टिप्पणी वापस लेने की उम्मीद करता है। चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है, उससे इस द्वीप पर नियंत्रण करने के लिए बल प्रयोग से इनकार नहीं किया है, जो जापानी क्षेत्र से केवल 110 किलोमीटर दूर स्थित है। ताइवान की सरकार बीजिंग के संपूर्णता के दावों को खारिज करती है। बयान में कहा गया कि चीनी तटरक्षक पोत 1307 ने दियाओयू द्वीप समूह के क्षेत्रीय जल क्षेत्र में गश्त की। ये चीन तटरक्षक बल द्वारा अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए किया गया एक वैध गश्तीय अभियान था। चीन और जापान जापान प्रशासित द्वीपों, जिन्हें बीजिंग, दियाओयू और टोक्यो सेनकाकू कहता है, के आसपास बार बार आमने सामने आ चुके हैं। तकाइची की टिप्पणी के बाद से जापान चीन के बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है। ओसाका में चीन के महा वाणिज्य दूत ने टिप्पणी की, जो गंदा सिर बाहर निकला है उसे काट देना चाहिए, जिसके बाद टोक्यो ने औपचारिक विरोध दर्ज कराया। इसके बाद बीजिंग ने 2 साल से ज़्यादा समय में पहली बार जापानी राजदूत का तलब किया और चीन की रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि जापान का कोई भी हस्तक्षेप विफल होगा। शुक्रवार को चीन ने अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की चेतावनी दी, जिसके बाद टोक्यो ने बीजिंग से उचित कदम उठाने का आग्रह किया। हालांकि उसने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। तीन चीनी एयरलाइनों ने शनिवार को कहा कि जापान के टिकट मुफ्त में वापस किए जा सकते हैं या बदले जा सकते हैं। ताइवान में रक्षा मंत्रालय ने रविवार सुबह कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में द्वीप के आसपास 30 चीनी सैन्य विमानों और 7 नौसेना जहाज़ों को सक्रिय देखा है। शनिवार देर रात मंत्रालय ने कहा कि चीन हमारे आसपास के हवाई क्षेत्र और समुद्र को परेशान करने के लिए एक और संयुक्त लड़ाकू गश्त कर रहा है। उसने आगे कहा कि ताइवान ने स्थिति पर नजर रखने के लिए अपने विमान और जहाज भेजे हैं। ताइवान महीने में 2 बार ऐसी चीनी गश्त की रिपोर्ट करता है, जिसे ताइपे एक सतत सैन्य दबाव अभियान का हिस्सा बताता है। ताइवान की सरकार का कहना है कि केवल द्वीप के लोग ही उसका भविष्य तय कर सकते हैं। ये बात करें भारत और तालिबान के बढ़ते संबंधों की। भारत ने तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में एक बड़ी मानवीय सहायता खेप भेजी है। अफगानिस्तान के तालिबान समर्थक पत्रकार एस हैदर हाशमी ने इस बारे में जानकारी देते हुए भारत की तारीफ की है। एक्स पर एक पोस्ट में हाशमी ने लिखा, हमारे दोस्त देश भारत ने अपनी लगातार सहायता के तहत 70 टन उच्च गुणवत्ता वाली आवश्यक दवाइयाँ, प्रयोगशाला का सामान, चिकित्सा सामग्री और अनेकों टीके दान किए। उन्होंने बताया कि इस खेप के चलते अफगानिस्तान की चिकित्सा जरूरतें पूरी हुई हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत का आभार जताया। भारत की मदद ऐसे समय में पहुंची है जब पिछले महीने सैन्य टकराव के बाद पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का व्यापार बंद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध एक बार फिर मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी महीने की शुरुआत में भारत से दवाइयों की एक खेप पाकिस्तान पहुंची थी। तालिबान के प्रवक्ता ने 2 नवंबर को बताया था कि भारत ने मलेरिया, डेंगू और लीशनेशियासिस जैसी वेक्टर जनित बीमारियों से निपटने के लिए अफगानिस्तान को 16 टन से ज़्यादा दवाइयाँ पहुँचाई हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में तालिबान प्रवक्ता सराफत जमान ने कहा कि ये दवाइयाँ और डायग्नोस्टिक किट अफगानिस्तान के राष्ट्रीय मलेरिया और दूसरे वेक्टर जनित रोग निवारण कार्यक्रम में मदद करेंगी। उन्होंने भारत की मदद को काबुल के साथ नई दिल्ली की दीर्घकालिक साझेदारी या विकास के लिए दी गई सहायता का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया था। अफगानिस्तान के लोक स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत सरकार की समय पर बहुमूल्य सहायता के लिए तारीफ की थी। मंत्रालय ने कहा कि ये दवाइयाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार और प्रभावी रोग नियंत्रण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। काबुल के लिए भारत की चिकित्सा सहायता पिछले महीने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुत्तकी की नई दिल्ली की यात्रा के बाद आई है। आइए हम बात करें पश्चिम एशिया की। पश्चिम एशिया में स्थित दुनिया का एक बार यहूदी देश इसराइल के सामने एक बड़ा खतरा खड़ा हो रहा है। ईरान पहले से ही इसराइल का जानी दुश्मन बना हुआ है और उसे अस्तित्व से मिटाने की बात करता है। इस बीच इसराइल के सामने तुर्की का खतरा बढ़ रहा है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि इसराइल अब अतीत की सैन्य रणनीतियों के सहारे नहीं रह सकता। दशकों से इसराइल की रणनीति को दिशा देने वाली धारणाएं तेजी से पुरानी होती जा रही हैं। आइए जानते हैं इसराइल के सामने तुर्की कैसे खतरा बन रहा है। वर्षों से इसराइल का विश्वास रहा है कि वह प्रमुख खतरों को बिना किसी रणनीतिक बदलाव के नियंत्रित या समाप्त किया जा सकता है।
हिजबुल्लाह को रोका जा सकता है, हमास को अलग थलग किया जा सकता है या ईरान को काबू किया जा सकता है। ये धारणाएं ध्वस्त हो गई हैं। ईरान का क्षेत्रीय नेटवर्क कमज़ोर हो गया था, लेकिन अब उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। हमास गाज़ा में भले ही हार जाए, लेकिन उसकी विचारधारा खत्म नहीं हुई है। उधर लाल सागर के पैमाने पर हुती खतरा बने हुए हैं और सीरियाई क्षेत्र अस्थिर बना हुआ है। इसराइल के सामने कई फ्रंट। इसराइल एक ऐसा परिदृश्य का सामना कर रहा है जहां एक साथ कई मोर्चे भड़क सकते हैं। इन सबके बीच तुर्की एक प्रमुख शक्ति के रूप में फिर से उभर रहा है। तुर्की की महत्वाकांक्षा इसराइल के हितों के विपरीत है। तुर्की का इस्लामी दुनिया का अगुवा बनने की चाहत यरूशलेम को लेकर उसकी आक्रामक बयानबाजी के साथ ही गाज़ा और सीरिया समेत कई मोर्चों पर उसका रुख एक ऐसा रणनीतिक खतरा बना देता है जिसकी इसराइल उपेक्षा नहीं कर सकता। ईरान की जगह ले सकता है तुर्की। तुर्की तेजी से मुखर और वैचारिक रूप से आक्रामक होता जा रहा है, जो इसराइल के लिए तात्कालिक खतरे के रूप में ईरान की जगह ले सकता है। इसराइल के लिए चिंताजनक घटनाक्रम है। रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि तेजी से अप्रत्याशित हो रहे इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इसराइल के लिए इस चुनौती को समझना एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को आकार देने की दिशा में पहला जरूरी कदम है। इसराइल को अभी से बदलाव शुरू करना होगा, इससे पहले कि अगला संकट उसके दरवाजे पर पहुंच जाए। Please do like, share and subscribe this channel of my news, views and analysis by Prakash.